मैं आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। कल बड़ा टेलीविजन में, अखबारों में भोज की राजनीति शुरू होने का चर्चा थी। कल पहले 26 नवंबर को और फिर कल 30 नवंबर को श्रीमान केजरीवाल जी ने कहा है कि हम राजनीति में पारदर्शिता लाने के लिए चंदे से पार्टी चलाना चाहते हैं। उन्होंने पहले भी इस प्रकार का लोगों को गुमराह किया था नौटंकीबाजी करने के बाद, लेकिन केजरीवाल जी की बात करने से पहले अगर फोर्ड फाउंडेशन की बात ना हो तो कहीं वो अन्याय होगा उस बेचारे के साथ में, क्योंकि बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर 1953 के अंदर फिलीपींस की सरकार को अमेरिका ने, CIA ने फोर्ड फाउंडेशन के माध्यम से अपदस्थ कराया था। 1953 के अंदर फिलीपींस का राष्ट्रपति वो उसके ऊपर एलिगेशन लगाया ड्रगिस्ट का, और वहां एक नॉन पॉलिटिकल आदमी इसी प्रकार से कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला है, मैक्सेसे नामक का, उसको खड़ा किया था फोर्ड फाउंडेशन कंपनी के माध्यम से, क्योंकि CIA पूरी दुनिया के अंदर किसी भी देश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था फैलाने के लिए फोर्ड फाउंडेशन को यूज करती है। फोर्ड फाउंडेशन एक कार बनाने वाली कंपनी है, मुझसे ज्यादा बेटर आप जानते भी होंगे, लेकिन कार तो वो मात्र 10% भी नहीं बनाती, वो हथियार बनाती है कंपनी फोर्ड फाउंडेशन, और पूरी दुनिया के अंदर वो हथियारों की सप्लाई करती है। उन्होंने हिंदुस्तान की सरकार को भी अपदस्थ करने की मानसिकता से गुजरात में भी इसी प्रकार के NGOs को पैसा देकर उस टाइम इसी एजेंसियों के द्वारा उस सरकार के अंदर भी NGO के द्वारा यहां पर अव्यवस्था फैलाने का प्रयास किया था मोदी की सरकार के अंदर, गुजरात के अंदर भी। उसी पैटर्न के अंदर इस मैक्सेसे ने जो 1957 में अमेरिका ने प्रारंभ किया था जी, ये मैक्सेसे नाम का व्यक्ति जिसने क्वायरिनो जो फिलीपींस का राष्ट्रपति था, जिसकी सरकार को अपदस्थ किया था, उस टाइम 1953 में $5 मिलियन उस कंपनी ने दिए थे। और ये हम नहीं कह रहे, ये उस कंपनी का जो अमेरिका का चीफ था उस टाइम, वो एलन डॉल्स CIA का चीफ था, उसके अंडर जो अधिकारी था 1972 के अंदर एडवर्ड नेट्सले नाम का जो उसका अधिकारी था, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू में बात कही थी कि 1953 की फिलीपींस की सरकार को हमने इस प्रकार से अपदस्थ किया था कि उस राष्ट्रपति के ऊपर हमने ड्रगिस्ट के आरोप और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, और तब वहां हमने शासन स्थापित किया था। और उसी पैटर्न के ऊपर महामहिम श्रीमान केजरीवाल जी ने 2005 में ये सरकारी नौकरी में भी थे, और एक परिवर्तन नाम की संस्था, अरुणा राय जो नेशनल NAC, सोनिया गांधी जिसकी चेयरपर्सन थी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मेंबर, उसके साथ मिलकर उस टाइम के टेलीफोन कॉल डिटेल्स अगर निकाले जाएंगे, उनके साथ मिलने के बाद इन्होंने परिवर्तन नाम की संस्था के माध्यम से जब ये काम शुरू किया था, तो ये महानुभाव जी दोनों जगह से सैलरी ले रहे थे। गवर्नमेंट सर्विस से छुट्टी लेने के बाद वहां भी सर्विस ये ले रहे थे, और परिवर्तन संस्था में अधिकारी बनने के बाद भी ये वहां से सैलरी प्राप्त कर रहे थे। उसके बाद 2006 के अंदर इन्होंने कबीर के साथ में जुड़े, इन्होंने एक और रिसर्च फाउंडेशन नाम की एक संस्था बनाई। जब 2006 में इनको मैक्सेसे अवार्ड मिला, देश के अंदर कोई भी NGO मुझे बता दे कि 2 साल पुरानी NGO काम करेगी और उसको मैक्सेसे अवार्ड मिल जाएगा। तो ऐसे केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं हम, ये देश की जनता, दिल्ली की जनता भी पूछना चाहती है कि 2004 से लेकर 2006 के बीच में आपकी NGO ने ऐसे कौन से नेशनल, राष्ट्रीय हित, समाज हित के ऐसे कौन से बढ़िया काम किए, कौन सा कॉज था आपका कि जिससे आपको मैक्सेसे अवार्ड मिल गया। मैक्सेसे जो फोर्ड फाउंडेशन के एक अधिकारी है कविता जी, उसकी मदर, उसके फादर, इसकी सिस्टर कविता जी की, जो आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर भी हैं, वो इनको वहां से फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग कराते रहे हिंदुस्तान के अंदर अव्यवस्था फैलाने के नाम पर जी, कि किसी भी प्रकार से मोदी जी की सरकार ना बन जाए। और उसमें एक बार के लिए छल करने के लिए कामयाब हो गए थे दिल्ली की जनता को। उसी चतुराई के साथ में नौटंकी के रूप में इन्होंने फिर तुरप का पत्ता चलने का प्रयास किया है। इसके बाकी के जो भंडाफोड़ करने के लिए तो अश्वथी जी मेरे पास बैठे में, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के रूप में कितने कितने कहा केजरीवाल जी ने
घोटाले किए वो बताएंगे अश्वनी जी, लेकिन अभी जो भोज दिए गए हैं, मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से कि परिवर्तन, कबीर, उनके किस किस बैंक में खाते हैं और उस टाइम में कौन कौन से खाते थे, उनको नेट पर डालें, उनको जनता के सामने लेकर आए। ईमानदार आदमी है, वैसे तो ईमानदार आदमी उसको कहते हैं तो जीवन में झूठ नहीं बोलता है, लेकिन केजरीवाल जी ने तो हमेशा झूठ बोलकर राजनीति करते हैं। वो, मैं उन बातों पे पिटी हुई लकीरों पर नहीं जाना चाहता कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं पानी 700 लीटर, जो भी इन्होंने वायदे किए थे 49 दिन में भागे थे, वो सब झूठ था। और अब इन्होंने कहा है कि हम जनता से फंड लेकर राजनीति करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि पहले तो ये अपने उन खातों को उजागर करें, फोर्थ फाउंडेशन के माध्यम से कितनी कितनी इनको पैसे मिले और वो किस किस डेट में मिले वो बताएं। नंबर 2, जो लोग 20,000 के रूप में इनसे डिनर लेने के लिए आ रहे हैं, उनके भी नाम सार्वजनिक करें, क्योंकि उनका एक नंबर का पैसा, ईमानदारी का, खून पसीने की कमाई का पैसा वो देकर इनकी पार्टी चलाना चाहते हैं। वो भी कहीं ना कहीं बेचारे टैक्स पूरे हिंदुस्तान को दे रहे हैं, तो उनके नाम उजागर करें। किस किस व्यक्ति ने 20,000, 10,000, 50,000, 1 लाख के चेक दिए, उनको इंटरनेट पर डाले और उनको उजागर करने के बाद कितना धन आया और चुनाव में कितना लगा रहे, क्योंकि वो गरीब देश की जनता को, मध्यम वर्ग परिवार के लोगों को, बिलो मीडियम क्लास फैमिली को यह कहकर गुमराह करता है कि देखो बेचारा कितने ईमानदार है, जनता से चंदा लेकर राजनीति कर रहा है, ये वो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर हम ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन मिलेगा जाने के बाद कि जो लोग ये चेक दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, उनकी जांच भी होनी चाहिए कि क्या वो जो पैसा दे रहे हैं वो अपने कौन से खाते का दे रहे हैं, क्या उन्होंने अपने उन खातों में उस बैंक के अकाउंट को डिक्लेयर किया हुआ है जहां से इनकम टैक्स देते हैं अपनी खर्चा दिखाने के लिए, या उनके भी 4-4, 2-2 कहीं अकाउंट तो नहीं उन लोगों की। इसकी भी हम मांग करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कि आयकर विभाग इस बात की जांच करे कि जो जो लोग चेक दे रहे हैं तो वो चेक कौन कौन लोग दे रहे हैं जी, उनकी भी जांच होनी चाहिए। हमें मांग करेंगे जी, निश्चित रूप से पारदर्शिता आनी चाहिए। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा और मोदी साहब देश के अंदर जिस प्रकार से एक अकाउंटेबिलिटी अपनी मानते हुए और देश में उन्होंने जो विश्वास पैदा किया है देश की जनता का, अब इनके पास कोई चारा है नहीं, तो इस प्रकार की नौटंकी इन्होंने करनी शुरू की है। तो निश्चित रूप से अगर मेरी चादर सफेद है तभी मुझे ये राइट बनता है कि मैं दूसरे की चादर के दाग को उजागर करूं। तो केजरीवाल जी पहले अपनी चादर को सफेद कीजिए, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं और दिल्ली की जनता उनसे जानना चाहती है। मेरे पास कल से, हमें अचानक क्यों आया पार्लियामेंट, कल जब ये वोट चले मेरे पास सैकड़ों टेलीफोन आए थे कि विदुड़ी जी आप लोग क्यों नहीं अपने अध्यक्ष जी से बात करके पूछते कि जो लोग पैसा दे रहे हैं उनको भी ये इंटरनेट पर डाले सब लोगों को, कि आज मेरे पास इतने चेक आए और इस व्यक्ति का ये एड्रेस है, इन्होंने मुझे चेक दिया और इस अकाउंट का चेक दिया। और हम आयकर विभाग से, मैं पुनः इसको दोहराना चाहता हूं, आयकर विभाग से इसकी हम निश्चित रूप से इंक्वायरी कराने की मांग करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर साहब से। वो हमारा, हम अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे उपाध्याय जी के नेतृत्व में हमारा डेलीगेशन एक जाएगा और अब उनकी और जो अर्थ से संबंधित चीजें हैं और वो क्यों उनको छोड़कर राष्ट्रवादी शक्तियों के साथ मिलने के लिए हमारे बीच में आए, तो अश्वनी जी से मैं निवेदन करूंगा। आप सबका स्वागत है। राजनीति में शुचिता होनी चाहिए, राजनीतिक दलों के खर्चे में पारदर्शिता होनी चाहिए, इस बात की पुरजोर वकालत भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही है। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस तक की बात भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर की है। मैं केवल आप सबका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। आप सबको याद होगा पिछली बार जब दिल्ली में चुनाव होने वाले थे तो कभी मूलचंद के फ्लाईओवर पर, कभी दिल्ली के सार्वजनिक स्थलों पर बड़े बड़े बैनर्स लगाकर आम आदमी पार्टी अपना प्रचार किया करती थी। आज अचानक 49 दिन की सरकार चलाने के बाद आम आदमी पार्टी के पास कौन सा कुबेर का खाता आया है। आज दिल्ली की सड़कों पर तमाम जगहों पर कमर्शियल होर्डिंग्स के रूप में, बिलबोर्ड्स के रूप में, रूफटॉप होर्डिंग्स के रूप में, बस शेल्टर्स के रूप में स्थापित राजनीतिक दलों से भी ज्यादा बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी खर्चा कर रही है। पैसा इकट्ठा करने से पूर्व
ही ये सब होर्डिंग्स, ये भोज की राजनीति से पहले ही ये सब होर्डिंग्स, ये सब बिलबोर्ड्स दिल्ली की सड़कों पर इकट्ठा है। दिल्ली की सड़कों पर जितने बड़े पैमाने पर पोस्टर्स लगाकर दिल्ली की सड़कों पर एक तरह से इतने बड़े पैमाने का खर्चा किया जा रहा है, उन सबके संदर्भ में भी एक जांच की आवश्यकता मुझे लगती है। साथ ही साथ अगर आप गौर करेंगे, तमाम रेडियो चैनल्स पर दिन भर में 60 ब्रेक्स होते हैं। पिछले दिनों में लगभग हर ब्रेक में लगातार आम आदमी पार्टी का कैंपेन चल रहा है। 49 दिन की सरकार में वो कौन सा खजाना आम आदमी पार्टी के हाथ में आया है, जहां पर 250 लोगों के हॉल में बंबई में 20,000 रुपए प्रति व्यक्ति के डिनर लंच पर 93 लाख रुपए की घोषणा की गई है। इस संदर्भ में दिल्ली की जनता और देश की जनता ये जानना चाहती है, क्या ये कहीं काले को सफेद करने का एक नया तरीका तो नहीं अपनाया जा रहा है। इस संदर्भ में आम आदमी पार्टी को राजनीतिक शुचिता के उच्च मापदंडों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की जनता और देश की जनता के समक्ष, जो पार्टी इस बात का दंभ भरा करती थी कि 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, वो अचानक 250 लोगों के हॉल में 93 लाख रुपए कहां से इकट्ठा करके ला रही है। इस संदर्भ में उनको, देश की जनता को आर्थिक विषय पर अपने पक्ष को स्पष्ट करना चाहिए। यह बात मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अन्ना आंदोलन जब खत्म हुआ था तो ऑलमोस्ट 7 से 8 करोड़ रुपए बचे हुए थे। अन्ना आंदोलन जब खत्म हुआ था तो 7 से 8 करोड़ रुपए बचे हुए थे। बाद में उसको अरविंद जी ने ऑफिशियली बोला कि हमारे पास 3 करोड़ बचे हुए हैं। वो आप लोगों को पता होगा कि उन्होंने बोला था 3 करोड़, लेकिन सच्चाई ये थी कि 7.5-8 करोड़ के आसपास बचे हुए थे, क्योंकि उसमें बोरियों में पैसा रखा हुआ था। पूरे देश में इतना पैसा आ रहा था कि वो काउंट करना मुश्किल हो रहा था। दिल्ली वाला तो काउंट भी हो जा रहा था, बॉम्बे में काउंट भी नहीं हो पा रहा था, इतनी टीम भी नहीं थी, तो जनरली उसको बोरियों में रख दिया गया था, बाद में उसकी काउंटिंग हुई थी। तो जब पार्टी बनी तो या तो वो पैसा पार्टी के ओपनिंग बैलेंस में आना चाहिए, वो पार्टी के ओपनिंग बैलेंस में नहीं आया 7 करोड़, या अगर वो 3 करोड़ कहते हैं तो 3 करोड़, ना वो किसी इस तरीके के मूवमेंट, सोशल मूवमेंट चलाने वालों को दिया गया, तो वो पैसा कहां गया। एक पहला सवाल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आप लोगों के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं। दूसरा, आप गूगल पे जाएंगे तो सर्च करिएगा आम आदमी पार्टी कमेटीज, तो आपको बहुत सारी कमेटीज के नाम मिल जाएंगे। उन कमेटीज में एक ही परिवार के 3 लोग, कविता रामदास जो साउथ एशिया की फोर्ड फाउंडेशन की सीईओ है, हेड है, अध्यक्ष है, जो कुछ कह लीजिए, उनके पिताजी एल रामदास, उनकी माता ललिता रामदास और उनकी बहन सागरी रामदास, ये तीनों आपको आम आदमी पार्टी की अलग अलग कमेटीज में मिल जाएंगे। कोई 3 कमेटी में है, कोई 2 कमेटी में है, कोई 4 कमेटी में है, मिल जाएगा आपको। ऐसा क्यों? अरे देश में और पढ़े लिखे बचे नहीं क्या कि एक 4 आदमी का परिवार है, उस परिवार का एक सदस्य फोर्ड फाउंडेशन का सीईओ है साउथ एशिया का, और बाकी 3 लोग आम आदमी पार्टी की नीतियां बना रहे। दूसरा सवाल, इससे बहुत बड़ा शक पैदा होता है, देश की जनता को पता लगना चाहिए कि ऐसा क्यों। हम कहते हैं अगर वो योग्य है तो क्लियर कर दें कि सागरी रामदास कितनी योग्य है, ललिता रामदास की क्या योग्यता है, वो भी बता दें क्या है। चौथी बात, एक एनजीओ है प्रदान, जो नक्सलाइट एरिया में काम करता है। उस एनजीओ को पहले चलाते थे दीप जोशी, जो कि सोनिया जी के एनएसी के मेंबर थे,
और उसी दौरान उनको मैग्से अवार्ड भी दिया गया, मैग्से से अवार्ड दिया गया दीप जोशी को। अब अवार्ड मिलने के बाद उनका ट्रांसफर हो गया वहां पे अब उसको चला रही हैं मीरा सान्याल। वो नक्सलाइट एरिया में नक्सलवाद को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, ये बड़ी चिंता का विषय है। और ये पिछली सरकार ने तो कुछ नहीं किया, इस सरकार से हम लोग जाएंगे उसमें कि मांग करेंगे कि नक्सलाइट एरिया में जो प्रधान काम कर रहा है वो नक्सलवाद को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है। दूसरी बात, नक्सलवाद को बहुत बड़ी फंडिंग होती है, सारा का सारी फंडिंग नक्सलवाद उसको प्रधान को फोर्ड फाउंडेशन से हो रही है। कितनी हो रही है? मीरा सान्याल आम आदमी पार्टी के प्रमुख नीति निर्धारक कमिटीज में है, उनकी स्ट्रेटजी डिसाइड करती है, तो वो एक देखने की विषय है। पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान और अभी भी आपने देखा है कि बहुत सारा चलता रहता है। रेडियो ऐड आपने देखा होगा, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा एक ही पार्टी का चल रहा है। और लोकसभा के चुनाव भी सबसे ज्यादा जो इस बार लड़ा था वो आम आदमी पार्टी नहीं लड़ा था। नंबर 2 पे कांग्रेस थी, नंबर 3 पे बीजेपी थी, नंबर 1 पे आम आदमी पार्टी थी। लोकसभा कैंडिडेट की बात मैं कर रहा हूं। ये पैसा कहां से आता है? सच्चाई यह है कि यह पैसा पाकिस्तान और अरब देशों के द्वारा हवाला के जरिए आता है। हवाला के जरिए ऐसे आता है कि कोई एक मेरठ का आदमी जो दुबई में नौकरी कर रहा होता है, उसको 20 लाख रुपए दिया जाता है और उसको यह बोला जाता है कि इसमें 2 लाख तुम रख लेना, बाकी 18 लाख रुपए वहां दे देना। तो वो जब भी आता है अपना वो पैसा मेरठ, सहारनपुर, बागपत या इस एरिया में आता है, क्योंकि वो टैक्स फ्री पैसा होता है, जो वहां नौकरी कर रहा है वो ला सकता है और बाद में उसको उसमें कुछ कमीशन मिला के यहां दे दिया जाता है। हवाला इस तरीके का पूरा कारोबार होता है। ये जो आपकी पेमेंट आप एफएम पे देख रहे हैं, पेमेंट होती है, या जो कैंपेनिंग देख रहे हैं, इसमें ज्यादातर पैसा अरब देशों का और पाकिस्तान का लगा हुआ है, जो कि हवाला के जरिए आ रहा है। ये 3-4 बातें हमें कहनी थी। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, मनीष का जो एनजीओ है, शायद आप लोगों को भी पता होगा, मनीष का एनजीओ कबीर में अरविंद ट्रस्टी हैं और अरविंद के एनजीओ पीसीआरएफ में मनीष ट्रस्टी हैं। इस तरीके से है पूरा काम। मनीष के एनजीओ का रजिस्ट्रेशन 2007 में हुआ था, लेकिन उसको पहली किस्त 44 लाख रुपए की 2005 में मिली थी गवर्नमेंट के सहयोग से। इससे यह बात तो बड़ी क्लियर हो जाती है कि जो पिछली सरकार थी उससे इनका बड़ा घनिष्ठ रिश्ता था। ये मुझे लगता है इंडिया का रिकॉर्ड होगा कि कोई एक ऐसा एनजीओ जिसका रजिस्ट्रेशन 2007 में होता है, पैसा उसको 2 साल पहले मिलता है। मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया के एनजीओ कबीर के अलावा कोई ऐसा एनजीओ नहीं होगा जिसको 2 साल एडवांस में पैसा मिला होगा, वो भी फोर्ड फाउंडेशन से। फोर्ड फाउंडेशन ने 44 लाख रुपए 2005 में दिए थे, जबकि रजिस्ट्रेशन 2007 में हुआ था और एमएचए ने उसको अप्रूवल दिया था। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो हम आप लोगों से चाहते हैं कि आप वहां करें जरूर। उनसे यह पूछिएगा कि 2005 के अक्टूबर नवंबर के महीने में वो जर्मनी किस लिए गए थे, किसके साथ गए थे, किसके खर्चे पे गए थे और क्या करने गए थे? ये 4 सवाल। 2005 में जर्मनी, अरविंद केजरीवाल जी किसके साथ गए थे, किसने स्पॉन्सर किया था उनको, क्या काम करने गए थे, किसके खर्चे पे गए थे? इतनी सवालों का जवाब इतनी बातें हमें रखनी थी आपके सामने, बाकी फिर बाद में बात करेंगे। उसको वो नेट पर डाल दे, उनके नाम एड्रेस सारे बॉम्बे वाले डाल दे, डाले ना। कोई भी देश का नागरिक उनके घर पे लेने क्यों जाएगा? अगर वो राजनीति में पारदर्शिता लाना चाहते हैं तो नेट पे डालने में क्या दिक्कत है? जो लिस्ट है, डोनर लिस्ट के नाम से एक ऑप्शन बनाया हुआ है, उसमें सबके नाम मिल जाते हैं। बाकी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इस तरह के डोनर लिस्ट का नाम डाला हुआ है। बाकी आप अपनी पार्टी का डालते हैं क्या इस तरह से? मेरी पार्टी का भी तो मैंने उनसे सवाल किया है ना जी। मेरी पार्टी को
वो जो मेरी पार्टी का जो रिकॉर्ड है एटीजी के अंदर जो हमें जो पैसा डोनेट करते हैं एटीजी के अंदर उसको बेनिफिट भी लेते हैं, हम उनको बाकायदा रसीद बनाकर देते हैं, बाकायदा रसीद हम काट कर देते हैं। वो हमारे वो जो हम कर रहे हैं, एक मिनट, जो हम कर रहे हैं अगर वो भी बंद करेगा तो वो कहने लगे उनके दफ्तर में ले लो, मैं भी कह सकता हूं मेरे दफ्तर में ले लो, उन्होंने वैसा क्या कर दिया जाके, ठीक है ना जी। इसीलिए वो हमारी पार्टी का ऑडिट होता है, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर अपने सारे आमदनी का इनकम टैक्स में हम इनकम टैक्स जमा कराते हैं। हमारी जो अर्निंग होती है, हमारा जो पैसा आता है डोनेशन के द्वारा हम इनकम टैक्स में देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले पूछना चाहते हैं कि अगर हम गलत कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं हम गलत कर रहे हैं और पार्टी गलत वो ठीक कर रहे हैं, तो वो हमारे अनुसार क्यों कर रहे हैं? तो वो डालेंगे तो निश्चित रूप से हमें डालने में कोताही नहीं, हम डालेंगे, हम डालने जा रहे हैं। हाँ, अभी तुरंत लंच डिनर हुआ था, इसीलिए हमने तुरंत ये बात कहना मुनासिब समझे, उनसे पहले हमारा डल जाएगा। पाकिस्तान और अरब देश का नाम ले रहे हैं, आपको इतना सब कुछ पता था, तो इतना दिन तक क्या बीजेपी ज्वाइन करने का इंतजार कर रहे थे आप? नहीं, हाँ, एक मिनट सुन लीजिए जरा। इन बातों का विरोध मैंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू कर दिया था, पार्टी में रहते हुए शुरू कर दिया था, अंदर 3-4 महीने अंदर रहते रहते किया, उसके बाद नहीं बात बनी तो मेरा आप मार्च 2009 का इंटरव्यू गूगल पे पड़ा होगा, ढूंढ लीजिएगा। किसको? मैंने इलेक्शन कमीशन पर लिखा हुआ था, इलेक्शन कमीशन। आप जवाई नहीं उसका अभी कहा ना, आप 2011 महीने में थे, हमने कहा सरकार से मांग करने के लिए हमारा डेलीगेशन फाइनेंस कमीशन से मिलेगा कल। हम कल वित्त मंत्री को मैंने कहा है बात,